नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। आखिर बिहार में बीजेपी के लिए नीतीश कुमार क्यों ज़रूरी हैं? नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार क्यों पसंद आते हैं? मेरे साथ बात करने के लिए पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हिमांशु रॉय हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर नीतीश कुमार के पास ऐसा कौन सा अद्भुत गुण है कि जो बार बार बीजेपी अपने पास बुला लेती है। हिमांशु सर, नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के साथ मिलकर के बिहार में एनडीए के सरकार उन्होंने बनाए। आखिर क्यों नीतीश कुमार को बार बार बीजेपी अपने कंधे पे बैठा रही है? एक्चुअली ये पसंद वाली बात नहीं है। जो शब्द आपने इस्तेमाल किया, पसंद वाली बात, चॉइस वाली बात है। अंग्रेजी में कहते हैं डेविल एंड द डीप सी। शुरू में जब ये हुआ था इनका पॉलिटिकल कोलैबोरेशन अलायंस वगैरह, तो वो एक जेन्युइन केस था। बट जैसे जैसे नीतीश जी ने 2 दफ़े पलटी मारी है, और इसीलिए बहुत कोलोकियल भाषा में इनका नाम पलटू राम हो गया है, तो जिस तरीके से इन्होंने बीजेपी को छोड़ के राजद के साथ साठगांठ किया, पॉलिटिकल अलायंसेज रहा शॉर्ट टर्म के लिए ही सही, और फिर वापस बीजेपी में आए, तो पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी नीतीश जी की तो नहीं है बची हुई। डेवलपमेंटल विकास पुरुष वाली जो बात है वो क्रेडिबिलिटी है, और पिछले करीब 15 सालों से ऊपर में विकास तो बिहार का हुआ है। पटना में खासकर तो, या और दूसरे जगहों में दिखता है विकास हुआ है बिहार में। यस, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी मैं जस्ट रांची से लौटा हूँ, और जब मैं रांची से कंपेयर कर रहा हूँ, जिसके पास इतना रॉयल्टी का पैसा आता है, मतलब झारखंड स्टेट बनने के बाद से, उसकी तुलना में पटना फार डेवलप्ड है, फार बेटर ऑर्गेनाइज्ड है। लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक, पुलिस, इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें तो कोई कंपैरिजन नहीं है, उसमें सच्चाई है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मोदी जी के पास अभी, या बीजेपी के पास बहुत ज़्यादा चॉइस नहीं है, क्योंकि बीजेपी के अंदर अभी कोई बिहार से वो लीडरशिप नहीं है जो नीतीश जी के टक्कर का हो, या जो लालू जी के टक्कर का हो इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल एक्सपीरियंसेस, पॉलिटिकल स्टेचर। नीतीश कुमार के सामने भी कोई नहीं है बिहार बीजेपी में। बिहार के बीजेपी में उनके कंपैरिजन, उनके स्टेचर का कोई नहीं है। एक बहुत नोन कॉमन फेस है एज ए डेवलपमेंटल मैन, विकास पुरुष के तौर पे, जिसकी वजह से न चाहते हुए भी पार्टी को नीतीश जी के साथ कोलैबोरेशन करना पड़ रहा है। और अभी खासकर परिस्थिति में, अब चुनाव सर पे हैं, अप्रैल के आसपास में चुनाव होने वाले हैं, तो जो 39 सीट पिछले चुनाव में दोनों को जब कोलैबोरेशन में मिले थे, तो बीजेपी कहीं से नहीं चाहेगी कि वो 39 सीट में से कोई सब्सटैंटिव मेजर उसे झटका लगे, तो कोशिश करेगी कि 39 का 39 सीट उसे रिटेन कर सके। अगर 39 रिटेन नहीं कर सकता है तो कम से कम 35 का आंकड़ा तो ज़रूर क्रॉस कर ले, ताकि अगर 80 के आसपास भी यूपी और इधर 35 के आसपास भी बिहार मेंटेन करता है, तो रफली 100, 110, 115 के आसपास की कोशिश रहेगी सीट्स की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की, कि इन दोनों राज्यों से उसे लोकसभा के उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीट मिल जाएगा सर बीजेपी को। मुझे तो लगता है जिस तरीके से अभी पूरा राम राज्य का और भगवान राम की संस्कृति जो छाई हुई है, जो पूरी विरासत अभी मिल रही है, राजनीतिक फ़ायदा मिलने की संभावना है, जिस तेज़ी से यूपी में पिछले 6-7 सालों में पूरा बदल दिया है अर्थव्यवस्था का नक्शा, इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब आज चौथा 5वां राज्य है भारत का यूपी, जो एक सब्सटैंटिव कंट्रीब्यूशन कर रहा है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट्स में, महाराष्ट्र या गुजरात के साथ। तो ये अपने आप में लगता है कि, और ऊपर से जो भगवान राम की लीला है वो तो मुझे दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से करीब 7 लाख लोग दूसरे दिन अयोध्या पहुँचे थे, और उसके बाद जिस तरीके से लोग पहुँच रहे हैं, 3 करोड़ के आसपास, 2.5 करोड़ लोग बनारस में घूम रहे हैं, तो ये जो विकास की गति दिख रही है धार्मिक स्थलों में भी, जो बहुत गंदा या पिछड़ा होता था,
तो मुझे लगता है कि जनता उस हिसाब से प्रभावित तो होगी विकास से। लेकिन देखिए, उधर नरेंद्र मोदी के पास एक भगवान राम के रूप में एक ब्रह्मास्त्र है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार की ज़रूरत पड़ जा रही है नरेंद्र मोदी को। नीतीश जी की एक फेस है, उस फेस को लोग अभी चुनाव के टाइम पे नहीं खोना चाहेगा बीजेपी। हाँ, ये जो आपका सवाल है, ये अगले एक साल यानी कि 2025 के आसपास में जब असेंबली के चुनाव होंगे जी, क्या ये फेस बीजेपी को उस समय तक एक्सेप्टेबल होगा, ये एक क्वेश्चन मार्क हो सकता है। मेरा ये अपनी समझ है या एनालिसिस है कि नीतीश जी का ये आखिरी चरण चल रहा है और वो कोशिश में है कि 2025 तक ये अपने बलबूते पे चीफ मिनिस्टर तक रहें, जो उनको समर्थन है। बट 2025 के बाद उनके लिए आगे बढ़ पाना काफ़ी मुश्किल होगा। देखिए, पहले जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे तो सुशील मोदी डिप्टी सीएम थे। फिर जब 2020 में जब विधानसभा चुनाव का परिणाम आया तो नीतीश कुमार के साथ तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को बनाया गया। लेकिन जब इस बार नीतीश कुमार एनडीए में आए तो इस बार उनके साथ सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को, ये अलग अलग क्यों, आखिर बार बार क्यों चेंजेस बीजेपी कर रही है? बीजेपी एक्सपेरिमेंट कर रही है और ये पुरानी संस्कृति है, इनकी प्रथा है, परंपरा है भारतीय जनसंघ के ही दिनों से कि नए चेहरे को ये लाते हैं। भाई आफ्टर ऑल नरेंद्र मोदी जी भी एक नया चेहरा थे राजनीति में जब गुजरात में इन्हें पहली दफ़े मुख्यमंत्री के तौर पर उतारा गया था। उनके पहले तो इनके पास कोई पॉलिटिकल पावर, एमएलए का किसी तरह का एक्सपीरियंस नहीं था। तो बीजेपी एक नए चेहरे को मौका देती है। नरेंद्र मोदी हिमसेल्फ जिस तरीके से पूरी जो राजनीतिक संस्कृति है उसमें नए चेहरे को मौका दिया जा रहा है, दे रही है, तो परफॉर्मेंस उनका 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल में देखती है, एनालाइज करती है, असेस करती है कि जनता इनके कार्यों को, जो नए चेहरे आ रहे हैं, कितना लाइक करती है या कितना उससे संतुष्ट है। और इसीलिए आप देखेंगे कि पिछले 2-3 टर्म में भी जो नए चेहरे बार बार आ रहे हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें जनता के ऊपर में वो भाजपा के चेहरे बहुत अमिट छाप नहीं छोड़ पाए। सुशील मोदी एक ऐसा चेहरा थे जिनमें प्रशासनिक क्षमता तो है, काफ़ी कुछ है, लेकिन समाज का एक काफ़ी बड़ा सेक्शन के लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं है राजनीतिक तौर पे। और इसीलिए इतने साल रहने के बाद भी नीतीश जी के साथ, मतलब मंत्रालय में या मंत्रिमंडल में, उन्हें हटा दिया गया और उन्हें दिल्ली लाया गया राज्यसभा में। देखिए, सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं सर, और विजय सिन्हा भूमिहार जाति से। तो क्या ये दोनों नेता के नाम पे बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा? कुशवाहा समाज का वोट, भूमिहार जाति का वोट बीजेपी को मिलेगा? क्योंकि कुछ समय से कहा जा रहा है भूमिहार नाराज हो गए हैं बीजेपी से। बीजेपी से तो नहीं नाराज थे, लेकिन ये जरूर है कि अब विजय सिन्हा कैसा परफॉर्मेंस देते हैं अगले 3 महीने में या अगले 1-1.5 साल में, यानी 2025 के असेंबली इलेक्शन तक हम मान के चलें कि कैसा परफॉर्मेंस देते हैं। उनके अंदर डायनमिज्म कैसा है, एक्सेप्टेबिलिटी कैसा है, एकोमोडेशन कैसा है, एडेप्टेशन कैसा है। तो ये सारे चीज़ों में अगर वो सक्षम उतरते हैं, दोनों, सम्राट चौधरी भी और विजय सिन्हा भी, तो ये बीजेपी के लिए अच्छी खबर होगी। जहाँ तक कुशवाहा समाज की या जाति का वोट का तर्क आपका है, तो मुझे लगता है कि अगर एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ जो कोलैबोरेशन है नीतीश जी का, तो नीतीश जी तो सबसे बड़े कंसोलिडेटेड हैं कुशवाहा समाज के जो वोट हैं, जिसे हम लोकल कोलोकियल भाषा में कुर्मी या क्वेरी, जो दोनों जुड़े हुए हैं। तो कुर्मी कुशवाहा समाज तो वहाँ से हिलता नहीं, वोट तो उनका एकदम कंसोलिडेटेड, उन्हें सॉलिड मिलता है। बीजेपी के लिए सम्राट चौधरी कितना अलग से ले जाएंगे वो मुझे उसमें डाउटफुल केस लगता है। बट बहुत बार राजनीति में एक सिंबॉलिक चेहरा भी रखा जाता है
जिसमें ईबीसी, जिसमें ओबीसी या जिसमें शेड्यूल कास्ट कह लें या अपर कास्ट कह लें, जो राजनीति चलती है जाति या धर्म के आधार पे भारत में, तो उसके आधार पे राजनीतिक दल अपना चेहरा सामने लाते हैं। विजय सिन्हा के नाम पे क्या भूमियार जाति एक पैर पे खड़ी रहेगी बीजेपी के साथ? बीजेपी के साथ तो खड़ी रहेगी, विजय सिन्हा के नाम पे खड़ी रहे या ना रहे, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है कि भूमिहार जिस जाति की आप समाज की बात कर रहे हैं वो तो बीजेपी के साथ मेजॉरिटी सब्सटैंटिव कह लें जी, एज एक कंसोलिडेटेड ब्लॉक में 0.5%, 0.2% इधर उधर हो सकता है, इक्का दुक्का वोट, बट मेजॉरिटी सब्सटैंटिव मेजॉरिटी जो हैं वो तो बीजेपी के साथ रहेंगी। उसकी वजह ये है कि उनके पास कोई रास्ता नहीं है। आरजेडी का रास्ता नहीं हो सकता सर? मतलब नहीं है, आरजेडी के साथ तो कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, क्योंकि जिस तरीके का राजद का इतिहास रहा है पास्ट में, जिस तरीके से ये भूरे बाल को साफ करने की बात कहते हैं और जिस तरीके से इतनी कोशिशों के बावजूद भी कभी ये समुदाय उनसे जुड़ा नहीं, ब्रह्मर्षि समाज उनसे जुड़ा नहीं, तो अभी तो जुड़ने का मतलब नहीं है, ये मेरी समझ है। इक्का दुक्का केस पॉलिटिकल रीजन से स्टेटमेंट्स मीडिया के सामने देते हों, बट जहाँ तक मेरी समझ है बिहार के समुदायों के ऊपर में, मुझे नहीं लगता है कि बहुमत इस समुदाय का, ब्रह्मर्षि समाज का, कभी भी राजद के साथ जाएगा। चलिए, शुक्रिया सर मेरे साथ बात करने के लिए।